सरकारी हॉस्पिटल की एक डॉक्टर साहिबा जो कि राउंड पर गई हुई थीं, जो कि अलग अलग जच्चाओं से जाकर उनके हालचाल पूछ रही थी, जिन जच्चाओं ने अभी हाल ही में किसी बच्चे को जन्म दिया था। इस तरह से डॉक्टर साहिबा जाती हैं एक जच्चा के पास और जाकर कहती हैं कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो कहती है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहिबा मुस्कुराते पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो जच्चा कहती है कि मुझे एक गुड़िया चाहिए। दरअसल जैसे ही डॉक्टर साहब ने ये बात सुनी, डॉक्टर साहब एकदम मुस्कुरा देती हैं, हंस देती हैं, कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें गुड़िया ला के ही दूंगी। दरअसल अभी उसने एक बेटी को जन्म दिया था और वो एकदम से गुड़िया मांगने लगती है। या तो कोई मंदबुद्धि ऐसी बात कर सकता है या कोई बच्चा ऐसी बात कर सकता है। दरअसल जो माँ बनी थी, संभवतः भारत के इतिहास की शायद वो पहली ऐसी हो लड़की हो सकती है, क्योंकि उसकी उम्र महज 10 साल के आसपास, जो कि कक्षा 6 में पढ़ने वाली थी, जिसने क्या अभी हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया था। जैसे ही डॉक्टर साहब ने ये बात सुनी, उन्होंने उस बच्ची का दिल रखने के लिए कहा कि ठीक है, जिस जिस खिलौने के तुम नाम लोगी वो खिलौने तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। लेकिन इस घटना को सुनने के बाद जो आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आए और हो सकता है कि आप लोग प्रशासन की, आप पुलिस की, साथ ही कोर्ट की, इन सब की तारीफ भी करेंगे, क्योंकि जो इसके बाद जो लड़की के साथ होता है, उसके बाद जो कहानी होती है वो वाकई तारीफ के काबिल होता है। और जो भी होता है बाकी बाद में सब अच्छा होता चला जाता है, लेकिन जो लड़की के साथ शुरुआत में होता है वो वाकई बहुत भयानक होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ की। बात कर रहा हूँ 14 जुलाई 2017 की सुबह, जब एक बेटी स्कूल पढ़ने के लिए तैयार हो रही थी, अचानक से उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। कक्षा 6 में पढ़ने वाली वो लड़की, जो कि मैथ और इंग्लिश में बेहद होशियार होती है, उसे पेंटिंग्स बनाने का बड़ा शौक होता है। वो घर में भी जगह जगह चारों तरफ उसके हाथ की बनी हुई पेंटिंग्स लगी हुई थी। माँ पूछती हैं कि बेटा, क्या वाकई स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है या फिर कुछ और बात है। वो कहती है कि माँ, मुझे सचमुच मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी, उस लड़की की जो माँ होती है, जो कि घर घर में लोगों के बर्तन मांजने का, इनके घर साफ सफाई करने का काम करती है, और उस लड़की के जो पिता होते हैं वो छोटी सी एक सरकारी नौकरी किया करते थे। माँ और बाप की चिंता बढ़ जाती है। अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि आखिरकार उसे कोई दिक्कत, कोई परेशान तो नहीं है, किस बात का दर्द हो रहा है। क्योंकि उसकी माँ ने जो भी घरेलू नुस्खे होते हैं उसको दिए, लेकिन उससे आराम नहीं मिल पा रहा था। अब यहाँ से सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं। छोटी सी वो बच्ची, जो कि गोल मटोल थी, थोड़ी मोटी थी, और इसलिए देखने में बड़ी अच्छी प्यारी सी बिटिया। अब जब उसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि कुछ मेडिकल टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ करवाने के लिए, ये मेडिकल टेस्ट करवा के लेके आओ, और जैसे रिपोर्ट आती है उसके बाद हम आपको बताते हैं। अब कुछ देर बाद, यानी कि कुछ घंटे के बाद, मेडिकल की रिपोर्ट आ जाती है, और मेडिकल की रिपोर्ट ले जाने के बाद माँ और बाप बड़े आराम से डॉक्टर साहब को दे देते हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे ही उस रिपोर्ट को देखा, डॉक्टर साहब को बेहद तेज़ गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आने के बाद वो डांटने लगता है, और डांटते डांटते वो कहते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है, तुम इतना अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तभी लड़की की जो माँ और बाप हैं वो कहते हैं कि साहब, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि तुम अनजान बनने की कोशिश मत करो, जो तुम्हारी बेटी है वो 30 सप्ताह की गर्भवती है और तुम्हें इस बात का पता ही नहीं है। तो जैसे ही माँ बाप ये बात सुनते हैं, डॉक्टर साहब के ये शब्द सुनने के बाद उनके पैरों तले सचमुच ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, कैसे हुआ है। वो अपनी बेटी को काफ़ी दुलारते हैं, पुचकारते हैं, उससे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा, तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ। उस बच्ची को तो ये पता भी नहीं था कि उसके साथ ये हुआ कैसा है और किसने किया है, और कि इस कैसा करने से ऐसा हो सकता है। वो बच्ची बेचारी बिल्कुल शांत थी। डॉक्टर साहब ने जब माँ, बाप और उस बेटी की हालत को देखी, तब डॉक्टर तो थोड़ा समझ जाते हैं कि वाकई कुछ ना कुछ अनर्थ ज़रूर हुआ है, जिसका इन माँ बाप को बिल्कुल पता नहीं है। क्योंकि माँ दिन भर दूसरों के घरों में काम करने के लिए निकल जाती थी, और बाप सरकारी नौकरी करता था, इसलिए वो भी अपने घर से बाहर निकल जाया करता था। इसी बीच में अब पुलिस को सूचना दी जाती है। जब पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद लड़की की काउंसलिंग कराई जाती है, और काउंसलिंग कराने के बाद जो मनोचिकित्सक होते हैं उस बच्ची को बड़े प्यार से दुलारते हैं, पुचकारते हैं, उससे पूछते हैं कि बेटा, तुम्हें किस किस ने किस किस तरीके से छूने की कोशिश की। जब उसे उसके दिलासा दिया, उसको बहुत प्यार से पुचकारा, उसको कुछ टॉफ़ियाँ, कुछ चॉकलेट वगैरह जो भी दे सकते थे, जिस तरीके से पूछ सकते थे, उस बच्ची को जब अपनेपन का एहसास कराया, तब जाकर वो बच्ची बोल जाती है। कहती है कि जो मेरे बड़े मामा जी हैं ना, वो मुझसे कुछ ऐसी बातें करते थे। जब बड़े मामा का नाम आता है तो बड़े मामा को देख के, जिसका नाम है कुल बहादुर, उसकी बात सुनने के बाद पुलिस वालों को भी गुस्सा आता है, डॉक्टरों को भी गुस्सा आता है, साथ ही जो उस बच्ची की माँ होती है उसको भी बेइंतहा गुस्सा आता है। वो एक तहरीर लिखती है, और तहरीर लिखने के बाद वो पुलिस स्टेशन में जमा कर देती है।
इसके बाद पुलिस इस कुल बहादुर को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद थाने लेके आती है। जब उसे सख्ती से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्या किया, तुम कब से कर रहे हो, तब वो स्वीकार करता है कि नवंबर दिसंबर 2016 के आसपास से उसने ये सब करना शुरू किया था और वो लगातार ऐसे ही कर रहा था। पुलिस वालों को गुस्सा भी आता है, उसे सख्ती से भी पेश आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब बात आती है इस बच्चे के अबॉर्शन कराने की, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर अबॉर्शन नहीं कर सकता। यदि मैंने ऐसा किया तो न केवल ये कानून का उल्लंघन होगा बल्कि गलत हो जाएगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, इससे बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। उसके बाद सीधा उसके जब लड़की का पिता होता है वो जिला अदालत पहुंच जाता है। जिला अदालत में जाने के बाद जज साहब से गुहार लगाता है, जज साहब मेरी बेटी के ऐसे से दिक्कत हो चुकी है, मैं वो चाहता हूँ कि उसके अबॉर्शन हो जाए तो मेरी बेटी की जो भविष्य है वो कम से कम बच जाएगा। जैसे ही मेडिकल की रिपोर्ट जिला अदालत के जो न्यायाधीश होते हैं उन्होंने देखी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस बात की बिल्कुल भी आपको इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि अब वक्त काफ़ी आगे बढ़ चुका है। जो बच्चा पेट में है उसकी उम्र लगभग 30 सप्ताह से ज़्यादा की हो चुकी है, इसलिए हम किसी भी कीमत पर आपको इस बात की अनुमति नहीं दे सकते कि आप इसका अबॉर्शन कराएं। अब पिता था, माँ थी, वो जाहिर सी बात है परेशान हो सकते हैं। और एक ऐसा बच्चा जिसके आने के बाद कौन उसका स्वीकार करेगा, समाज भी उसको दुत्कारेगा, तमाम तरह की दिक्कतें उस बच्चे के सामने पैदा हो सकती हैं। इसलिए माँ बाप ने हाई कोर्ट की तरफ रुख किया, और हाई कोर्ट की तरफ जब रुख करते हैं, हाई कोर्ट जाने के बाद ये पूरी कहानी पूरी बात बताते हैं, तो जज साहब साफ इनकार कर देते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो बच्चा भी ख़त्म हो सकता है, और जो लड़की है जिसके पेट में जो इसे पाल रही है वो भी ख़त्म हो सकती हैं, इसलिए हम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन माँ बाप थकने का नाम नहीं ले रहे थे। पहले जिला अदालत, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट यानी कि 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से भी यह आदेश आ जाता है कि मेडिकल रिपोर्ट देखी गई है और इसे हम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते। अब एक तरफ तो ये मामला हो जाता है, जैसे एफआईआर दर्ज होती है, मामला अदालत पहुंच जाता है, तो जैसे जैसे ये सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मीडिया वालों को इस बात की भनक लगती है, उसके बाद फिर घर पे मीडिया वालों का जमघट लगना शुरू हो जाता है। बड़ी संख्या में लोग रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। अब ये खबर जो थी ये घर घर तक लोगों तक पहुंच जाती है कि इस तरह से मामा ने अपनी ही सगी भांजी के साथ इस तरह से घिनौना कृत्य किया। कई महीने तक ऐसे लगातार कर रहा था। वो बेटी गोल मटोल थी, इसलिए माँ बाप को उस बात का पता नहीं चल पाया, और उसका धीरे धीरे पेट भी बढ़ रहा था और वो गर्भवती हो जाती है। अब गर्भवती को इसका अबॉर्शन कराने की बात करते हैं, तो लेकिन उसको अनुमति नहीं मिल रही है। अब यहाँ तक तो बात निकल जाती है, लेकिन जब अबॉर्शन की बात अनुमति नहीं मिलती है तो मजबूरी बन जाता है कि इस बच्ची का अबॉर्शन ही कराना पड़ेगा। वक्त फिर आगे बढ़ने लगता है और 17 अगस्त 2017 को उसे GMCH सरकारी हॉस्पिटल, जो कि चंडीगढ़ का माना हुआ सरकारी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में इसको भर्ती करा दिया जाता है। जो लड़की होती है कक्षा 6 में पढ़ने वाली, उस लड़की जिसकी उम्र 10 साल होती है, उसको अभी तक बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं थी कि किस तरह के लोग, इनकी मीडिया वाले उसके घर पे आते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता उसके घर पे आते हैं, पुलिस वाले भी उसके घर पे आते हैं। एक कमरे का वो उसका घर होता है, गरीब फैमिली होती है। वो लड़की भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार ये माजरा क्या है, ये लोग क्यों आते हैं। तब एक दिन उसने अपने पिता से पूछा कि पापा, ये लोग क्यों आते हैं और मेरा पेट इतना अजीब सा क्यों है, मुझे अजीब सी क्यों फील आती है। तभी उसके पिता ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पेट में पथरी हो गई है और पथरी का साइज लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए इस पथरी को निकलवाने का वक्त आने वाला है। जब ये पथरी निकल जाएगी तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी, ठीक हो जाओगी, और इन लोगों का जो घरों में आने का सिलसिला है ये भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद वो दिन भी आता है, 17 अगस्त 2017 को आखिरकार उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। और अभी पूरे वक्त हुआ नहीं था, क्योंकि जो मैच्योर जो बच्चा पैदा होता है वो 9 महीने में पैदा होता है। अभी 9 महीने कंप्लीट नहीं होते हैं और उस लड़की की तबीयत लगातार बिगड़ती चली जाती है। लेकिन पिता ने एक शर्त रखी थी कि अगर कोई भी बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की पैदा हो, वो उसे ना देखेंगे, ना अपनी बेटी को देखने देंगे, इसलिए हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसे हम अपने पास रखना नहीं चाहते। अदालत ने भी ये बात स्वीकार कर ली थी, पुलिस प्रशासन ने भी ये बात स्वीकार कर ली थी, साथ ही जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने भी यही बात स्वीकार कर ली थी कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो वक्त आता है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बड़े ऑपरेशन से करना पड़ता है और वो एक स्वस्थ बेटी को जन्म देती है। जब स्वस्थ बेटी को जन्म देती है उसके कुछ देर के बाद जो डॉक्टरनी के माध्यम से वो पैदा होता है बच्चा, डॉक्टरनी जब राउंड पर आती हैं तो उस बच्ची से पूछती हैं कि बेटा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो ला के दूंगी। तब लड़की ने कहा कि मुझे एक बड़ी सी गुड़िया चाहिए। जैसे बड़ी सी गुड़िया का नाम आते हैं तो डॉक्टर साहिबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस लड़की ने अभी एक बेटी को जन्म दिया है
और उस बेटी को यही नहीं पता कि उसने आखिरकार एक गुड़िया को ही तो जन्म दिया है। आखिरकार कैसी विडंबना है, डॉक्टर साहिबा कुछ भी नहीं कर पाती हैं। लेकिन जो इसकी मांग थी, जो उसकी डिमांड थी, उन्होंने उस खिलौनों के लाकर उस बच्चे के हाथ में दे दिया और वो खेलने लगता है। और उसके बाद फिर जब वक्त यहाँ से आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने के बाद माँ और उस जो बाप हैं अपनी बेटी को घर लेके चले जाते हैं। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है वो सेक्टर 15 में एक चाइल्ड होम होता है, वहाँ पर उस बच्चे को रखा जाता है। वहाँ उस बच्चे की परवरिश होना शुरू हो जाती है। अब पुलिस ने इस मामले को, इस जांच को पुख्ता करने के लिए, देखने के लिए कि क्या वाकई जिस पर व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, जिस सगे मामा कुल बहादुर पर यह आरोप लगाया गया है, क्या वाकई ये बच्चा उसी का है या किसी और का है। इसके लिए डीएनए जो रिपोर्ट थी, डीएनए सैंपल भेजा जाता है। और जब डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आती है तो वो मैच नहीं करता। और जब मैच नहीं करता तो फिर एक बार फिर से मीडिया में हड़कंप मच जाता है, हंगामा खड़ा हो जाता है कि जिस व्यक्ति को जेल भेजा गया था, जो व्यक्ति सलाखों के पीछे है, दरअसल ये बच्चा उससे मैच कर ही नहीं रहा है, तो ये बच्चा है किसका। उस बेटी की फिर से एक बार काउंसलिंग कराई जाती है, डॉक्टरों का पैनल बैठाया जाता है। उस बच्ची को प्यार से, दुलार से, उसे अपनापन का एहसास कराकर उससे पूछा जाता है कि बेटा, जैसा क्या तुम्हारे बड़े मामा करते थे, ऐसा कोई और भी करता था क्या। जब ये बात आती है तो लड़की जो काफ़ी पूछने के बाद बताती है कि मेरे जो छोटे मामा हैं, जिनका नाम शंकर है, वो भी मेरे साथ कुछ ऐसी ही हरकतें किया करते थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, दोनों भाई ये जानते थे, पहले बड़े भाई ने उस लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया था और छोटे भाई ने चुपके से उसे देख लिया था। छोटे भाई की जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपने बड़े भाई को समझा था कि जिसके साथ तुम कर रहे हो, जो गंदा काम कर रहे हो, वो तुम्हारी सगी भांजी है। लेकिन छोटे को हिम्मत जुट जाती है, जब बड़ा कर रहा है तो छोटे ने भी ठीक वैसा ही करना शुरू किया। और नवंबर से लेकर अप्रैल के महीने तक उस लड़की का कई महीने तक बलात्कार ऐसे ही होता चला जाता है। जब भी छोटे को मौका मिलता था तब उसके साथ करता था, जब बड़े को मिलता था तब उसके साथ करता था। माँ और बाप जब मौके पर होते नहीं थे तब उसका वो ज़रूर अक्सर फ़ायदा उठाया करते थे। और वो बेटी इस गंदी हरकतों को, इस टच अनटच, ये जो गलत और सही हो रहा था, उसको वो समझ ही नहीं पा रही थी। और वो हर दिन या तो किसी टॉफ़ी जो बच्चों को दी जाती है, या चॉकलेट या कुछ खाने के सामान जो दिए जाते हैं, इस तरह से दोनों मामा उसके लिए ला के देते थे और वो जो चाहते थे उसके साथ वैसा करते चले जाते थे। लेकिन पुलिस ने इस मामले में फिर दोबारा से डीएनए सैंपल लिया और डीएनए सैंपल लेके इसकी मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू की। तो जो छोटा वाला मामा होता है, जिसका नाम शंकर होता है, उससे डीएनए मैच कर जाता है। यानी कि दोनों ही उसका बलात्कार करते रहते थे। लेकिन जो मैच करता है डीएनए सैंपल, वो उस बेटी का इस छोटे वाले मामा से सैंपल मैच कर जाता है। 9 अक्टूबर 2017 को बहुत ही कम समय में ये डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आ जाती है। पुलिस फिर उसको भी गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है। अब ये मामला, इसकी कम से कम समय में चार्जशीट लगाई जाती है और चार्जशीट लगाने के बाद अदालत में भेज दी जाती है। जब ये मामला जिला अदालत में पहुंचता है तो 31 अक्टूबर 2017 को इन दोनों को दोषी करार दे दिया जाता है और महज 2 दिन के बाद, यानी कि 2 नवंबर 2017 को दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। जो छोटे वाले मामा होता है उसका वो केस महज 18 दिन चलता है। 18 दिन में उसको सज़ा मिल जाती है। और जो बड़ा होता है, क्योंकि वो पहले गिरफ्तार हुआ था, उसके खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके खिलाफ पहले चार्जशीट लगाई गई थी, इसलिए उसको 30 दिन लगते हैं। बड़े को 30 दिन और छोटे को महज 18 दिन में ही केस फाइनल हो जाता है। और अदालत जब उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, उसमें कहा जाता है कि जब तक इन दोनों के प्राण नहीं निकल जाते तब तक ये सलाखों के पीछे ही इनकी ज़िंदगी गुजरेगी। इससे पहले ये सलाखों से बाहर निकलने का इन्हें कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ ही रहा था। लगभग 3.5 महीने बच्चा उसी सेक्टर 15 के चाइल्ड होम में रह रहा था। इस बीच जब ये खबर अखबारों में चल रही थी तब एक महाराष्ट्र का एक दंपति होता है। उस महाराष्ट्र के दंपति को बच्चे की ज़रूरत थी। उस महाराष्ट्र के दंपति ने जाकर चंडीगढ़ जाता है और सेक्टर 15 के चाइल्ड होम में जाकर बातचीत करता है कि हमें एक बालक की ज़रूरत है जिसकी हम परवरिश कर सकें, जिसको हम गोद ले सकें। तो उन्होंने इस बच्चे को इस महाराष्ट्र के दंपति को सुपुर्द कर दिया। वो लड़की जो है वो आज भी अच्छी खासी उसकी परवरिश हो रही है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कहती है। वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है। लेकिन जो लड़की थी जिसको बच्चा पैदा हुआ था, जिसकी उम्र उस वक्त 10 साल के आसपास थी, जिस अदालत ने ये फैसला सुनाया था, उस जज ने सुप्रीम कोर्ट को एक सिफारिश की कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए उस बच्ची की परवरिश के लिए, उसके भविष्य के लिए देने का ऐलान कर दिया था, जिसमें 1 लाख रुपए के शायद नगद और 9 लाख रुपए की एफडी करने का आदेश दिया था। साथ ही जो जिला अदालत की महिला जज होती हैं, उन्होंने ये एक सिफारिश की कि इतने रुपए में कुछ नहीं होगा, इसको थोड़ा रुपए बढ़ा कर दिए जाएँ, जिससे क्या इसके भविष्य की नींव अच्छी रखी जा सके, ताकि लड़की पढ़ने में वाकई सचमुच
बेहद होशियार होती है, इंग्लिश और मैथ में उसका अच्छा था, पेंटिंग्स वो बहुत अच्छी बनाया करती थी छोटी सी उस उम्र में। तो इसलिए उस लड़की को 15 लाख रुपए की घोषणा कर दी जाती है और वो ज़िंदगी तो खैर ठीक ठाक जी रही है, लेकिन शायद जो दर्द उसने महसूस किया है, जो उसके साथ हुआ था, जो पूरे जुलाई से लेकर और जो नवंबर तक उसके साथ होता है, वो वाकई उस शायद उस वक्त को, उस पल को ना तो उसके माँ बाप कभी भुला पाएंगे, ना ही वो बेटी कभी भुला पाएगी यदि किसी ने उसे याद दिलाने की कोशिश की, क्योंकि लगातार मीडिया का जमघट उसके घर पे लगा हुआ था। तो जो आसपास के लोग थे उन्हें तो ये मालूम हो ही चुका था। ऐसा भी दावा किया जाता है कि कई लोगों ने उस लड़की की जो आइडेंटिटी थी, जो उसकी पहचान थी, वो डिस्क्लोज़ कर दी थी, इसलिए न जाने कब तक उस लड़की को सफ़र भी करना पड़ेगा। ऐसे में मीडिया कर्मियों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ वो ऐसे केस के बारे में सामने लेके आएँ और कम से कम किसी सामने वाले की जो पहचान है, जिससे कि उसकी पहचान उजागर हो सके, ऐसा काम उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों,